हेलो सभी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आप सभी बच्चों बोल रहे थे कि सर एक वीडियो आप फार्मूले पर बना दीजिए। हम आपसे पूछे थे कि क्या एक फार्मूले वीडियो पर बनाना चाहिए, तो आप बोले हाँ सर बनाना चाहिए। तो चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि इस समय सुबह के 3 बज चुके हैं। 3 बजे ये आपकी वीडियो बनाई जा रही है, अभी 4-5 बजे तक अपलोड हो जाएगी। आप जब भी सुबह उठेंगे तो ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम सारी चीज़ें, अभी तक थोड़ा सा कुछ हमारा टॉपिक कुछ पढ़ने का था तो हम कुछ कर रहे थे, इसलिए अभी तक ये आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो रोज़ 2 बजे तक हम कंप्लीट कर देते हैं। कोई बात नहीं, वीडियो इसके बाद ये बना रहे हैं। इसके बाद अभी जस्ट फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे 20, वो भी आपको मिल जाएगा। और 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे मैथ की, जिसमें कि और जैसे नाव वाला और द्विघात समीकरण जो भी और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप वो पूछे थे क्या टॉपिक वाइज बनाए, कुछ बच्चे बोले कुछ बच्चे बोले नहीं, पूरा मिक्स कराइए। हमें भी लगा मिक्स कराते हैं, टॉपिक वाइज का कोई मतलब, क्योंकि पेपर में ना जो क्वेश्चन आएगा बच्चों मिक्स आएगा पूरा। ये नहीं कि एक टॉपिक दिया रहेगा ये करिए, ऐसा नहीं रहेगा। तो हम लोग मिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव फिर से हम बना दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आपको 20-20 डेली मिलेगा, ठीक है। कल महाशिवरात्रि थी, इसलिए थोड़ा सा कुछ काम हो गया था, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग जितना वीडियो 2-3 रोज डालते हैं, आज भी 3 आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम सभी फार्मूले, और वीडियो आपको पूरा देखना है। बहुत अच्छी क्लास होगी, सारे फार्मूले। इस क्लास को देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। पूरा आप वीडियो देखेंगे, आपको सच में लगेगा इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली बच्चों। हर कोई आपको टाइम इन्वेस्ट करता है, इधर उधर सारी चीजें बताता है, लेकिन इस वीडियो में 1 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। पूरा एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सभी फार्मूले हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं आएगा। आप एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो हम पीडीएफ भी आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और अभी तक जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मतलब मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो ज्वाइन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहीं से 100% सारे फार्मूले जब खत्म हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। बहुत सारे इसमें देखेंगे फार्मूले बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो सीधे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहला हम लोगों का है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं, अपना टाइम खराब न करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला हम लोगों की चैप्टर है बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है इस चैप्टर का? वास्तविक संख्याएं। ये पहला चैप्टर हम लोगों का है वास्तविक संख्या। बहुत अच्छा चैप्टर है। ये इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, इसमें यूक्लिड। ये इस पे फार्मूला एक पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक यहां से पूछा जाता है, दिख रहा है ना अच्छे से एकदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। उससे पहले अभी तक अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक बच्चों शेयर नहीं, इस वीडियो को तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये वीडियो फार्मूला पर बहुत ही कम लोग बनाते हैं, बहुत ही कम लोग बताते हैं। हम लोग पूरा फार्मूला कवर करने वाले हैं। आप बोले थे सर कराइए, हम पूछे थे, आप बोले सर कराइए, तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो अपने जितने बच्चे हैं जिनको अभी तक फार्मूला नहीं पता है, हो सकता है उनको 10-5 नंबर मिल जाए बच्चों, तो मेरे लिए नहीं आप उनके लिए जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे आपके दोस्त वगैरह हैं जिनको कि बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो उनको कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, करिए। आप सब बहुत अच्छा सपोर्ट कर भी रहे हैं। उम्मीद है 1000 आप जरूर कंप्लीट करा देंगे, बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है ना। 700-750 होने वाले हैं, बस 200-250 एक दो बाकी है, अच्छे से हो जाएगा। फिर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर हम लोग अच्छे से एकदम कंटिन्यू पढ़ाई तो करते ही रहेंगे। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से सब कुछ आप नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नोट करेंगे साथ साथ मेरे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a इक्वल टू 0, ए इज ग्रेटर देन 0। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए इज ग्रेटर देन, अगर ए बड़ा हो 0 से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। सारी चीजें बहुत इत्मीनान से कराएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से हम लोग करेंगे। 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप पूछेंगे सर क्यू क्या है? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं,
बच्चों क्यों है आपका भागफल, क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं। आर है आपका रिमाइंडर जिसे हम शेषफल बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा होता है, सर नहीं बताते, इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, सारी चीज़ें मैथ में तो कोई अंतर ही नहीं है। ये आपको बोलते हैं भाज्य को, और इसके बाद बी आपका हो जाता है यहाँ पे भाजक। एक जब आप छोटी क्लास में थे एक यहाँ से फार्मूला पढ़ते थे, कौन सा आप पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। फार्मूला याद आया ना, ये वाला फार्मूला हर कोई बच्चा पढ़ता होगा, ये याद आया, ये फार्मूला वही चीज तो है, बस यहाँ इस रूप में दे दिया है, बाकी सेम है। आप पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला आप पढ़ते थे। अब देखिए एक यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, क्या लिख लीजिए कंडीशन भी, जो जीरो होगा वो आर से छोटा होगा या फिर आर के बराबर होगा, लेकिन जो v की वैल्यू होगी वो हमेशा r से बड़ी होगी। क्या होगी, हमेशा r से बड़ी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस लाइन को आपको आना चाहिए। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही नियम लगता है बस। सारे फार्मूला सारा कुछ जबरदस्त वीडियो होने वाली है, बहुत मजा आएगा इस क्लास में। आप 1 घंटे देखिएगा, आपको सच में लगेगा कि हम बहुत कुछ सीखे हैं जो आप पूरे साल पढ़ के नहीं सीख पाए। आज 1 घंटे हम आपको सिखाने की पूरी गारंटी रखते हैं, ठीक है। 100% जब आप वीडियो पूरा देख चुके हैं 1 घंटे में, आपको लगेगा सर एकदम बहुत मजा आया इस क्लास में, आपने बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो r की वैल्यू होगी, r क्या है, r मतलब रिमाइंडर जिसे हम शेषफल बोलते हैं, जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा, और जो शेषफल होगा ना ये हमेशा v से छोटा होगा। v क्या है, v आपका भाजक है, तो भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। अब आप कहेंगे सर एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल बताइए, आइए एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एक हम लेते हैं 7,5, ये देखिए 7,5, ये बच्चों a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। अब इसका कंडीशन क्या हो, इसका कंडीशन ये होगा कि जी a यहाँ सॉरी 0 नहीं, यहाँ b लिख लीजिए, ये b हो जाएगा। जो a होगा ये हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है ये b है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या भाज्य और भाजक, तो हम यहाँ पर इसको भाग देंगे, तो 7 को भाग देंगे किससे, 5 से, 5 एक्का 5, कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये जो यहाँ रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं a, इसको हम क्या बोलते हैं b, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, ये हमारा a हो गया, b हो गया, और ये आपका भागफल, भागफल को हम क्या बोलेंगे q, और इसको हम क्या बोलेंगे r। समझ में आ रहा है ना, ये a हो गया, b हो गया, q हो गया, r। अब ये हम फार्मूला जब लगाएंगे कौन सा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ हम लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, समझिएगा। तो अब a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया है 5, और q की वैल्यू दिया है 1, r की वैल्यू कितना दिया है 2। तो देखिए क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है, 5 एक्का 5 2 7, देख रहे हैं ना, 7 बराबर 7। तो जब 7 बराबर 7 आ गया, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ बराबर है, मतलब ये हमारा क्या है, रूल सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, सही है। ये एक हम आपको एग्जांपल करके दिखा दिए, बाकी हम लोग सारी चीजें एकदम अच्छे से कर चुके हैं, और आप सबको तो सारी चीजें आता है, बस हमारा मेन पर्पज है बच्चों यहाँ पर बस एकदम फार्मूला सहित आपको समझाना, चीजों को समझ में आ रहा है ना। आगे चले, ये आपका खत्म हो जाता है, पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इतना ही होता है। a बराबर बी क्यू आर, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, क्यू आपका भागफल है, आर आपका शेषफल, ए आपका भाज्य, बी आपका भाजक है। ए हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, बी से, और लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक हम भाग देते चले जाएंगे। और जो v होगा, v मतलब क्या होता है, v मतलब यहाँ पे भाजक होता है, जिससे हम भाग देते हैं, वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। देख रहे हैं ना, हमेशा ये बड़ा होगा इससे, देखिए 5 है फिर ये बड़ा होगा, ये कंडीशन है। चलिए हम लोग दूसरा हेडिंग डालते हैं, दूसरा हम लोग ये नोट कर लिए, नोट करते जाइए सब लोग, ठीक है। हम लोग दूसरे में चलते हैं। दूसरा हम लोगों को कंडीशन है अंक गणित, यहां लिख देते हैं, जगह हम लोग खराब नहीं करेंगे। अंक गणित
प्रमेय, अंकगणित प्रमेय, ये हम लोगों का दूसरा कंडीशन है। अब अंकगणित प्रमेय क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए देखिए, एक होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। आवाज नहीं सुना है, थोड़ा सा आवाज तेज कर लीजिएगा। एक होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। एक बच्चों होता है भाज्य संख्या, दूसरा क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब देखिए, जो भाज्य संख्या होता है उसमें दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसके क्या होते हैं? दो से ज्यादा गुणनखंड। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है केवल दो गुणनखंड। अभी सब समझाते हैं इसका मतलब क्या है। ये नहीं केवल फार्मूले बता देंगे, बस सारी चीजें हम लोग समझेंगे भी। भाज्य संख्या मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड, अभाज्य संख्या मतलब केवल दो गुणनखंड। सर कोई उदाहरण बताइए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बताएंगे। देखिए उदाहरण, जैसे हम 4 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। ये सब हमारी आ गई दो से ज्यादा गुणनखंड। अब इसमें हम लोग उदाहरण क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। देखिए चार, चार मतलब किससे? ये देखिए, ये एक से तो पहली बात कट ही जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा। ऐसे 9 भी बच्चों, ऐसे 12 भी। 12 किससे? एक से, दो से, तीन से, चार से, 12 से। देख रहे हैं ना? मतलब भाज्य संख्या हमारा बताने का मतलब यही है कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो समझ पा रहे हैं ना? भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या होती हैं? कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, या इनके गुणनखंड दो से ज्यादा हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य। लेकिन बच्चों जो अभाज्य होता है उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब ये है, या फिर दो, एक से कटेगा, या फिर दो, या फिर स्वयं से, या फिर एक से। ऐसे 3 भी, या फिर एक से या 3 से। ऐसे 5 भी, या फिर एक से या फिर 5 से। समझ पा रहे हैं ना? तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या स्वयं से या फिर एक से कट पाती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जो भाज्य होता है उसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और वह संख्या मतलब कई संख्याओं से कट जाती है। देख पा रहे हैं आप एग्जाम्पल रूप में। ठीक है। तो जैसे अब इसमें पूछा जाता है भाज्य संख्याओं के बारे में बताइए। पूछा गया है आपके उसमें बोर्ड में भी पूछा गया है और आपके बुक में पूछा गया है। संख्या है 144, 144। इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसके खंड कर देंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और इसके बाद 2 छंग 12। सही है? 2 तिहाई 6, यार 3 यहाँ होगा। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर इसके सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 2 एक का 2 और 2 8 16। फिर 2 नवा 18, 3 तिरिक्का 9, 3 एक का 3। ये देखिएगा, ये हम इसके खंड कर दिए। तो यहाँ पर 144 का जो खंड आएगा उसको अब लिख सकते हैं 2 गुणित 2, कितनी बार? 4 बार, 4 बार, और गुणित 3 गुणित 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ये लिख सकते हैं। और अगर पहले मान लीजिए हम 3 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 4। ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। सही है ना? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हम लोग एग्जाम्पल कर लिए। आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे चलें। चलिए ठीक है। ये हमारा 2 टाइप अंकगणित प्रमेय ऐसे पूछा जाएगा। इसमें सारी चीजें, ये अभाज्य गुणनखंड एक पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और बाकी आपका ये भाज्य भाजक वाला यहाँ से तो जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आइए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। शून्य पर समाप्त होने पर, शून्य पर समाप्त होगा तो उसके कैसे रूल होंगे। 2 और 5 वाला रूल आप पढ़े भी होंगे, और हम लोग आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, शून्य पर समाप्त होने वाले का रूल क्या होता है। तीसरा हम लोग हेडिंग डालते हैं। तीसरा, 2 हो गए। तीसरा, शून्य पर समाप्त होने पर, शून्य पर समाप्त होने पर। देखिए अब शून्य पर समाप्त होने पर आप क्या करेंगे तो समझिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 4 की पावर n, कामा ले लेते हैं 6 की पावर n, कामा ले लेते हैं 10 की पावर n। ये मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। अब समझिए, ये अगर दिया हुआ है तो बोलेगा संख्या, यहाँ लिख देते हैं, संख्या का गुणनखंड करने पर
यदि वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये संख्या ध्यान रखना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है या है, के रूप का होता है या है, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये संख्या आपको ध्यान रखना है बस, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये संख्या महत्वपूर्ण है बस, बाकी और कुछ नहीं। अब समझिए कैसे, 4 की पावर n दिया है, 6 की पावर n दिया है, 10 की पावर n दिया है। अब 4 देखिए, 4 में क्या हो जाएगा, 4 में होता है 2 की पावर 2, 6 में क्या होता है, 6 में होता है 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 3, और जो बच्चों ये 2 दूनी 4 कर सकते हैं, और यहाँ जो 10 में होता है 2 इंटू 5, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए, जब 10 की पावर 10 n है, तो इसका मतलब ये 10 को हम 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5, तो 2 इंटू 5 लिख लीजिए, तो ये किस रूप में है, ये इसी रूप में है ना, तब यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये 2 इंटू 5 जो है ये इस रूप में, संख्या का गुणनखंड करने पर यदि वह इस रूप का होता है तो वह संख्या क्या हो, शून्य पर समाप्त होगी। तो यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अतः क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 10 सही है, बाकी ये चीजें सही नहीं है। तो इस तरीके से ये इसका फार्मूला होता है, समझ गए। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग समझ लेंगे इसका मेन, देखिए जितना भी छोटा, हम चाहे तो इसको ना बताते, लेकिन नहीं, अगर ये आपके बुक में मेंशन है तो इस पे क्वेश्चन अगर आ सकेगा तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ताकि हम सब छोड़ेंगे नहीं, बस हमारा ये मतलब है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, हम लोग सारी चीजें करेंगे। चलिए आगे चलिए, आइए आगे चलते हैं। हम लोग तीसरा, 3 टाइप हो गए ना, हम लोग चलते हैं चौथे में, चौथा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, HCF और LCM। चौथा, HCF और LCM ज्ञात करना, HCF और LCM ज्ञात करना। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे LCM और LCM, यहाँ एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इस पे फार्मूले पूछा गया है, और इस पे क्वेश्चन जरूर एक ठो पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव या कहीं ना कहीं। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर इसको बोलते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा, LCM निकालना होगा। ये 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, 3 दिया रहेगा, एक कोई आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा। अगला फार्मूला आप नोट करेंगे, 5वां नंबर, शांत व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए, शांत व अशांत संख्याएं, शांत व अशांत संख्याएं, ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, शांत व अशांत संख्याएं। शांत व अशांत संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, शांत नहीं, परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, जिसे P/Q के हम रूप में लिख सकते हैं, जबकि Q इट डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब नीचे जैसे, यदि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब हर का गुणनखंड करने पर, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो पहला नंबर, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2, अगर ये दिया गया है तो ये क्या है, ये बच्चों हो जाएगा शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत, ये शांत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बोल दे 2 गुणित 5 गुणित, ये ऐसे चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट, ये भी क्या कहलाएगा,
शांत, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट। लेकिन यहीं पे अगर बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 × 2 सॉरी ये डॉट डॉट 5 × 5, ये ऐसे चलता रहेगा, ये भी क्या कहलाएगा, शांत। ये सब तो शांत कहलाएंगे। फिर सर अशांत क्या होता है, आप समझिए अशांत क्या होता है। जैसे हम बात करें 2 × डॉट 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 5 × ये और गुणित फिर अन्य संख्या 7 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अन्य संख्या, यहाँ क्या लिख देंगे, अन्य संख्या। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों अशांत। समझ पा रहे हैं मेरे बात ना। देखिए सेम संख्या रिपीट हो रही, शांत। 2 × 5, फिर 2 × 5 ऐसे ऐसे, शांत। फिर 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे 2 फिर 3 फिर इसके बाद 4 फिर 5 फिर ऐसे ऐसे होता जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अशांत। ठीक है ना। अन्य संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, 3, 7, 11, 5, कुछ भी अन्य संख्या हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत। अब आप ये तो समझ गए, ये सारी समझ, शांत शांत क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। हर किसी बच्चे को पता भी है, फिर भी हम बता देते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सके, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। वह p, क्या है, पूर्णांक हो। p, q का हो, पूर्णांक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या बोलते हैं, इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसका HCF p, q बराबर 1 हो। क्या हो, इसका HCF 1 हो। ये सारी कंडीशन किसका है बच्चों, परिमेय संख्या। इतनी कंडीशन है परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। p, q पूर्णांक हो, पूर्णांक हम बता चुके हैं। अब इसके बाद HCF इसका कितना, p, q कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है परिमेय। अपरिमेय क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम रूट में लिख सकते हैं। जैसे √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। तो ये हो गया परिमेय और अपरिमेय, समझ गए। अब देखिए बहुपद वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल कर चुका है। जो चीजें नहीं है हम सोचे थे करा देंगे, लेकिन जो चीजें नहीं है अभी पेपर है, वो करना नहीं है। जो हमारे सिलेबस में उसको हमें करना है, ठीक है। तो हम आगे चलें। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इतना चीजें समझ गए ना, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं 2 चर वाले समीकरण। अगला चैप्टर नंबर हो गया ना ये वाला हम लोगों का तीसरा, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चलते हैं। तीसरा चैप्टर में दिया है 2 चर वाले समीकरण। वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पूरा देखना आप लोगों को। सारे फार्मूला हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मैथ का वीडियो कंप्लीट। अब देखिए हम लोगों को एक सारणी बनानी है, आइए हम लोग सारणी को बनाते हैं। देखिएगा ये 2 चर वाले समीकरण का बहुत, ये आपके बुक में भी दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। जब यहां से ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, बिना इसको समझे आप ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए स्थिति में इसमें 3 होती है। पहला स्थिति सर क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब जो A1/A2 है B1/B2 के बराबर ना हो। तो कैसी रेखाएं होती हैं, वो होता है प्रतिच्छेदित। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा। इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा केवल एक हल, केवल एक हल, ये केवल एक हल होगा। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये दूसरा कंडीशन। ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, ये बच्चों हो जाएगी समपाती रेखा, ठीक है। इसके कैसे हल होंगे, इसके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अब ये तीसरा जो कंडीशन होगा ये क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ये तीसरा कंडीशन है। ये कैसे होगा, ये हो जाएगा समांतर
रेखा। कैसा हो जाएगा? समांतर। इसका कंडीशन क्या होगा? हल, कोई हल नहीं। अब देखिए, जो अनेक हल होता है इसको हम बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। और जो कोई हल नहीं होता है इसको हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, तीन कंडीशन है, देख लीजिए। अब प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिच्छेदी मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक दूसरे को काटते हैं। संपाती मतलब होता है सीधी रेखा। समांतर मतलब दो रेखाएं ये ऐसे हो, ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी मतलब ये काटेंगे ग्राफ में, ये संपाती मतलब सीधी, और समांतर मतलब ऐसा। ये कंडीशन आपको तीनों ध्यान रखना है। कोई कंडीशन दे देगा, ऑब्जेक्टिव में इसका पूछ सकता है कि जब अगर a1/a2 बराबर न हो b1/b2 को, तो उसका कितने हल होंगे? तो आप लिखेंगे केवल एक हल होगा। और जब ये कंडीशन पूछेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब ये कंडीशन पूछ लेगा, जब तीनों बराबर रहेंगे, तो क्या पूछेगा? तो संपाती रेखा अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब ये कंडीशन होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समांतर रेखा मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना, आपके बुक में भी दिया है और हम भी यहाँ आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें बच्चों तीन नियम होते हैं, तीन नियम इसमें होते हैं, ये समझ गए ना। चलिए, तीन नियम इसमें आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी कल किए थे। जो पहला नियम होता है वो होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन नियम, पहला नियम क्या होता है? प्रतिस्थापन नियम। अब जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं विलोपन नियम या विलोपन विधि। विधि बोलिए, नियम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं बज्र गुणनखंड विधि। ये वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो ये बच्चों तीन नियम होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। इसी तीनों नियम से इस दो चर वाले समीकरण को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे उस वीडियो में, हम लोग और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। इन तीनों नियम को हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, तीनों नियम बहुत आसान है। चलिए, अब ये बस इतना ही था, दो चर वाले में ना रूल इतना ही है, बाकी रूल नहीं है। ये तीनों नियम को सॉल्व करना बताया जाता है। ये जो नियम था ना, इतना ही था ग्राफ के लिए, बस इतना ही। इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, कभी कभी अथवा में दे देता है, या ऊंचाई दूरी देगा, या इसका क्वेश्चन दो चर वाले समीकरण का देगा। अभी हम लोग आज करेंगे इसका क्वेश्चन, हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला चौथा चैप्टर। 3 चैप्टर हमारे क्या हो गए? कंप्लीट। हम लोग चलते हैं चौथा। चलिए, चौथा चैप्टर हम लोगों का क्या है समझिएगा। चौथा चैप्टर में हम लोगों का दिया है द्विघात समीकरण। ये चौथा चैप्टर क्या पूछा, बोलेगा इसमें द्विघात समीकरण। आइए हम लोग कुछ इसके भी फार्मूले देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है चैप्टर। अब देखिए, द्विघात समीकरण में सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। कौन सा रूप? व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है बताइएगा? व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ जहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये होता है। और इसके शून्यक दो होते हैं, ठीक है। जो यक्ष की मैक्सिमम घात होती है, ये a है, जो यक्ष की मैक्सिमम घात होती है वो क्या होता है हमारा? 2 होता है। यहाँ इसे लिख सकते हैं, यक्ष की मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात बराबर 2। इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा, ठीक है ना। यक्ष ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यक्ष की मैक्सिमम घात 2, अतः शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए, इसके हल करने की विधियां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हल करने की विधियां, हेडिंग डालेंगे हल करने की विधियां। इसके हल करने की कितनी विधियां हैं? एक क्वेश्चन कल हम यहाँ से करा भी चुके थे, अभी दिखाते हैं आपको, ध्यान आएगा। इसके हल करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहला विधि जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। ये तो हर किसी को पता होगा, सिंपल है। लेकिन दूसरी विधि बहुत महत्वपूर्ण, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कल हम कराए भी थे। क्या है बताते हैं? पूर्ण वर्ग बनाने की
विधि ये है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है। कल हम इसके पहले वीडियो में कराए, नहीं देखे तो जाके देख लें, हम करा चुके हैं। अभी आगे एक आध क्वेश्चन इसका फिर से कराएंगे, ठीक है। सारी चीज यार, मैथ आप देख रहे हैं कि कितना आसान लग रहा होगा मैथ, भले हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमें देखिए सारी चीजें, हम लोगों को तो सब कुछ पता है, लेकिन आपको लगता होगा कि थोड़ा सा कठिन। ऐसा नहीं है, मैथ कक्षा 10 का सच में बता रहे हैं, बहुत आसान है मैथ, ठीक है। तो अब हम लोग तो पढ़े भी हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं साल भर तो जानते ही हैं कितना आसान, कितना अच्छे से हम लोग पढ़े हैं मैथ को। लेकिन जो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, फिर भी अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, सारी चीजें आप पढ़ते जाइए, आप 50+ नंबर आराम से पा सकते हैं, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजों को बार बार आप प्रैक्टिस करिए। 2-3 दिन लोगों के पास समय है, जितना हम कराते जा रहे हैं आप अच्छे से नोट करते जाइए। और मैथ देखिए, मैथ और साइंस एक बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आप किसी एक टीचर को फॉलो करिए, 10 टीचरों से पढ़ेंगे ना तो बार बार आप कंफ्यूज जाएंगे, उनका पढ़े सबका देखो तरीका अपना अपना अलग होता है। आप हमसे पढ़ते हैं, हमारा तरीका अलग होता होगा, किसी और से पढ़ते हैं, उनका तरीका अलग होता है। ये सारी समस्याएं आती हैं। आप एक टीचर से पढ़िए, किसी से पढ़िए, लेकिन उसको कई बार पढ़िए, एकदम प्रैक्टिस करिए ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इसको अच्छे से एकदम हल कर ले जाएंगे। तीसरा विधि जो होता है वो होता है द्विघात समीकरण वाला, ठीक है। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ लोग 2a समझ लेते हैं कि ब्रैकेट में है, नहीं बच्चों, ब्रैकेट में केवल इतना ही रहता है। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। जब कभी अगर द्विघात समीकरण नहीं करता है, ठीक है ना, उसका खंड नहीं होता है, फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो हम इन सूत्र को लगाते हैं श्रीधराचार्य जी को, और हमारा कोई भी समीकरण हो, व्यापक समीकरण जरूर निकल जाता है। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यहां से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला विविक्त कर। क्या बात करेंगे? विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? d बराबर v² माइनस 4ac। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। d बराबर v² माइनस 4ac बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, इसकी जो कंडीशन पूछी जाती है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकृति इसकी। एक यहाँ से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन 100% दिखेगा, यकीन न हो तो आप लिख कर ले लीजिए। आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर आप सारी चीजों को कह रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये प्रकृति, ये प्रकृति ना 100% पूछी जाएगी। विविधकर तो आता ही है, इस पे तो फार्मूला कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा विविधकर निकालने के लिए, लेकिन जो ये विविधकर है ना, इसकी जो प्रकृति पूछी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्या होगा? यदि d बराबर पॉजिटिव है, कैसा है? धनात्मक है, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। ये अगर d बराबर पॉजिटिव, मतलब जैसे b² माइनस 4ac आप लगा देंगे इससे कंपेयर करके, तो जब आप लगा देंगे तो जब d का मान जब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा, तो मूल वास्तविक वो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग मान होंगे और वास्तविक होगा। लेकिन अगला, यदि d बराबर 0 आ जाता है तो मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, वह समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व समान होंगे। एक कंडीशन ये और है, यदि d बराबर निगेटिव आ जाता है, मतलब माइनस में आ जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका मतलब तब कैसा होगा? तब बच्चों ये काल्पनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। ये तीनों कंडीशन में एक कंडीशन आपको देखने में 100% मिल जाएगी, ठीक है ना। पेपर में आप करके आएंगे, खुद ही आप बताइएगा, एक जरूर मिलेगा। d बराबर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वह भिन्न होगा। कैसा होगा? वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। और अगर d बराबर 0 तो मूल कैसा होगा? वास्तविक व समान होगा। और निगेटिव होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये ध्यान रखना।
ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन को आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बस इतना इसमें श्रीधराचार्य में पूछा जाता है। इसकी प्रकृति बताइए, बाकी और श्रीधराचार्य में कोई प्रकृति नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चौथा हो गया। अब हम लोगों में एपी है और समांतर श्रेणी, जो कि हमारे सिलेबस से कट चुका है, तो हम लोग आगे सीधे चलते हैं। हम लोग सीधे पहुंचते हैं, एकदम उड़ते हुए तुरंत पहुंच जाते हैं हम लोग त्रिभुज पे। छठवां कौन सा चैप्टर हम लोगों को पहुंचता है? सीधे हम लोग पहुंचते हैं ट्रायंगल में, सीधे बिना देरी किए हम लोग कहाँ पहुंच गए? त्रिभुज में। अब त्रिभुज की देखिए कुछ कंडीशन होती हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक तो बना लेते हैं सुंदर सा प्यारा सा त्रिभुज। इस त्रिभुज का हम नामकरण दे देते हैं ABC। हो गया नामकरण, चलिए नामकरण हो गया। अब सबसे पहला नंबर हम इसमें शुरू करते हैं पढ़ना, जिसे हम नाम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब है जिसका रूप क्या हो? समान हो। तो इसमें पहली कंडीशन ध्यान रखते हैं, सभी संगत कोण बराबर हो। संगत मतलब ये आमने सामने, ये संगत कोण क्या हो गए? बराबर। दूसरा, सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती, एक ही अनुपात मतलब समानुपाती हो, ये हो जाएगा। सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, इसका मतलब क्या हो? समानुपाती हो, ये ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें ये तो 2 कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन हम लोग बच्चों इसमें पढ़ते हैं उसके बारे में, जैसे ए इसे बोलते हैं एंगल, जिसे हम बोलेंगे एंगल मतलब क्या होता है? सॉरी, कोण क्या हो जाएगा? कोण ए पढ़े होंगे ना ये सारी चीजें। फिर हम लोग पढ़ते हैं यस, भुजा कोण भुजा, क्या पढ़ेंगे? यस मतलब साइड मतलब भुजा, फिर कोण, और ये क्या हो जाएगा? भुजा। तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं यस, भुजा भुजा। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा इसमें, बस यही तीनों कंडीशन ध्यान रख लेंगे, हो गया। अब ये तो त्रिभुज की बात हो गई। क्या त्रिभुज खत्म हो गया? नहीं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लीजिए क्या बचा हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ये वैज्ञानिक थे, थेल्स जी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना नियम दे दिया, उसे हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, ये त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ABC। इसके समांतर में हम यहाँ लाइन खींच देते हैं जिसे हम बोलते हैं D, इसे हम बोलते हैं E, ये हो जाएगा। अब समझिएगा थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय बच्चों होता है यदि DE समांतर है BC के, यदि DE समांतर है BC के, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? थेल्स का प्रमेय। यही होता है थेल्स प्रमेय, बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा है, समझ गए ना। ये AD अगर DE समांतर है BC के, तो AD बटे DB, AE बटे EC, बस यही होता है हमारा थेल्स प्रमेय। अब आपको 2 चीजें हम बता रहे हैं, ये आप जरूर कर लीजिएगा। एक बच्चों प्रमेय 6.2, ये आपका होमवर्क है। एक प्रमेय 6.2 आपको करना है। इसमें दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ABC, फिर यहाँ हो जाएगा ABC, यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा E, ये ठीक है ना। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और ABC, हाँ ठीक है। तो ये देखिए, ये आप प्रमेय 6.2 ये कर लीजिएगा, और एक प्रमेय आप और कर लीजिएगा, एक प्रमेय 6.7, ये 2 प्रमेय आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये और एक प्रमेय, इसमें अगर आपको समय मिलेगा तो ये 4 प्रमेयों से कोई ना कोई एक प्रमेय आपको पेपर में पूछ सकता है। 6.8 और एक 6.9, प्रमेय 6.9, ये 4 प्रमेय इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। हम देखे हैं कि बार बार जो प्रमेय आया हुआ है अगर आपके अंशाल में तो यही से आया हुआ है, ये चारों में से। तो आप कर लीजिएगा अगर आपको पास समय मिलेगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश करिएगा, अगर हो जाएगा तो, नहीं हो जाएगा तो बताइएगा, हम इसको करा देंगे या फिर सॉल्व करके हम ग्रुप में इसको डाल देंगे, ये चारों क्वेश्चन, चारों प्रमेय, ठीक है। और कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो और उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करिएगा, कोई बात नहीं, और नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे। तो इतना हो गया ना, ये त्रिभुज खत्म हो गया, बस इतना। त्रिभुज में ज्यादा कोई फार्मूला नहीं है, मेन उसमें सॉल्व करने वाली चीजें ज्यादा पूछी गई हैं। अब हम लोग आइए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल। निर्देशांक ज्यामिति, अभी देखिए आपको फार्मूला बताएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान तो सब में रखना पड़ेगा। देखिए ये देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बच्चों होता है यक्स, ये होता है यक्स डैश, ये ऊपर होता है वाई, नीचे होता है वाई डैश। अब देखिए जैसे यहाँ कोई बिंदु P हो गया, ये इधर से हम क्या चलते हैं, इधर से हम यक्स चलते हैं, समझिएगा। इधर से हम यहाँ से यक्स चले और इधर से हम वाई चलते हैं। टेढ़ा हो गया क्या? अरे यार कोई बात नहीं। इधर से हम यक्स चले, इधर से हम वाई चले, ये हमारा क्या बिंदु हो गया? P। ये यक्स है और इधर क्या चले? वाई चले, ये बिंदु क्या हो गया? P। समझिएगा, यक्स इधर चले और वाई इधर। तो अब देखिए जो हम P बिंदु पर यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई, तो जो बच्चों जो यक्स होता है ना, इस यक्स को हम बोलते हैं भुज, ये सब आप 9 में पढ़े भी होंगे। और जो यहाँ पर वाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोट। क्या बोलते हैं? कोट। भुज और कोट ये होता है। जिधर हम इधर चलते हैं तो यक्स, ऊपर चलते हैं तो वाई, इधर हम तक चलेंगे तो प्लस में, इधर चलेंगे तो माइनस में, क्योंकि ये ओरिजिन मूल बिंदु 0,0, ऊपर चलेंगे वाई प्लस में, नीचे चलेंगे वाई माइनस में। तो देखिए जो मूल बिंदु की बात हम कर रहे हैं, ये मूल बिंदु आपका होता है, मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है ना, ये समझ गए। अब देखिए ये बस इतना ही था, बाकी इसमें सिंपल सा है, कुछ इसमें ज़्यादा है। जब इसीलिए तो कल बताए थे, यक्स के जब पूछेगा तो वाई दूरी हो जाएगा, जब वाई पूछे निर्देशांक तो यक्स कामा 0 हो जाएगा, ये यक्स बराबर 0 हो जाता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, या तो ऑब्जेक्टिव में और या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं, वो बिंदु क्या हो सकता है? वो वहाँ पे बिंदु, ये दो बिंदु, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा? AB बराबर ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं बता रहे हैं। देखिए बच्चों जब आप यहाँ पे x1 लेते हैं तो आप यहाँ भी प्लीज y1 ही लीजिएगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, हम बता रहे हैं गलती आप कहाँ करते हैं। यहाँ आप x1 माइनस x2 करते हैं, यहाँ बच्चों y2 माइनस y1 कर देंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लगेगा तो बहुत आसान है लेकिन आप यहाँ पे गलती कर देंगे। तो जब यहाँ पे अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई बुराई नहीं है, तब बच्चों यहाँ भी आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है, कोई कोई ही बताता है। जिसकी गलती हुई रहेगी इसका मतलब मेरी गलती हो चुकी है, तभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जब अगर ये तो हो गया हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, सिंपल है ना। आइए आगे चलते हैं। जब तीन बिंदु वाला देखते हैं, तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में, संरेख होने की स्थिति में, तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में, तो क्या हो जाएगा? लाइन खींच देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सारी चीजें। तो तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में क्या होंगे? तीन बिंदु कहाँ होंगे? जब एक ही तल में
और एक ही रेखा में हो। जब एक ही तल में और एक ही रेखा में हो तो क्या हो जाएगा, हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ए बी सी। सही है ना। तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं, सबसे बड़ी दूरी बराबर बाकी दो दूरी के योगफल, बाकी दो दूरी के योगफल। सबसे बड़ी दूरी क्या है, ए सी, सबसे बड़ी दूरी क्या है ए सी, बाकी दो दूरी के योगफल ए बी प्लस बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। सही है, चलिए समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो समझते चलिए सारी चीजें। आप लोगों के लिए सारा मेहनत किया जा रहा है। ये सारा फार्मूला देखिए बच्चों, ये सारा कोई सबको याद नहीं होता, सारी चीजें देखिए नोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने आपके बुक से ये सारे फार्मूले को अभी हम ढूंढे हैं। ये देखिए आपकी बुक है, नई नई बुक लाया गया है अभी आप सब लोगों के लिए। अभी देखिए कुछ इसमें लिखे हो कि नहीं, खोले भी नहीं है अभी, इसको यहाँ मिल ही नहीं रही थी, इसको इलाहाबाद से मंगाया गया है इस बुक को। तो ये सारी चीज़ें ढूंढ के आप सबके लिए मेहनत की जा रही है। बस ये हमें लगता है कितना भी हमें मेहनत करना पड़े, बस इस बार आप लोग रिजल्ट इतना अच्छा ला दीजिए ना कि फिर मज़ा आ जाए। जिस दिन रिजल्ट आए ना तो फिर बस हम ये चाहते हैं जिस दिन रिजल्ट आए आप बस एक बार मेरा नाम लीजिए, सर हम आपसे पढ़े थे, या फिर आप जो सर थोड़ा बहुत हम लोगों को पढ़ाए थे, अब ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हम हेल्प कर पा रहे हैं बस चाहते हैं अगर कुछ भी आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है तो फिर अगर आप बस बोलेंगे सर थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा मिला था आप जो पढ़ाए थे, फिर हमें बहुत खुशी मतलब फिर लगेगा सब कुछ मिल गया, बस इतना ही है। इसीलिए सोचिए 3-4 बजे ये मतलब शाम आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो चलिए हम लोग आगे चले। अब ये हो गया, अब हम लोग बच्चों एक देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण से, जिसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। इसमें आप में एक ही है, आंतरिक वाह वाला नहीं है, तो हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र। ये भी सूत्र पूछा जाता है। अब यहाँ से विभाजन सूत्र और इसके बाद मध्य बिंदु सूत्र, यहाँ से 2-3 सूत्र हम लोग देखेंगे। तो विभाजन सूत्र समझिएगा, विभाजन सूत्र में ये हम लोग यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा यहाँ सी। ये दो अनुपात में यम1 और यम2 में इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये जो हो जाएगा x1 कामा y1, यहाँ जो हो जाएगा x2 कामा y2, और ये जो सी वाला होगा x कामा y। सही है, x1 y1 x2 y2 x कामा y। तो जो x बराबर फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। सही है, ये x वाला। अब यहीं से आप कर सकते हैं y बराबर m1 क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सही है ना। ये फार्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है। विभाजन का एक ही फार्मूला है, केवल वाय वाला नहीं है, केवल अंतर वाला है। अंतर में प्लस लगता है, वाय में माइनस लग जाता है। तो आपके सिलेबस में कक्षा 10 में केवल अंतर है, वाय वाले 11 में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो यक्स बराबर ये फार्मूला आप ध्यान रख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, डिब्बा उब्बा बना के इसको अच्छे से, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे आप भी बना के लिख लेंगे एकदम अच्छे से, ताकि आपको ये फार्मूला याद रहे। अब गलती यहाँ पे कहाँ करते हैं बच्चे, समझिएगा। m1 x2 प्लस m2 x1, आप m1 x1 कर देते हैं, तुरंत गलत हो जाएगा, बिल्कुल सोचेगा भी नहीं एग्जाम में, गलत हो जाएगा। m1 जब लेंगे तो x2 लेंगे, m1 x2 फिर m2 x1, एक बार इसको एक बार इसको, m1 y2 m2 y1। जब एक बार m1 लेंगे तो यहाँ 1 2 और यहाँ 2 1, mx ऐसे बन जाएगा ना। mx लिख लेंगे और यहाँ 1 2 2 1, फिर यहाँ m1 मतलब my लिख लेंगे और यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे याद कर लेंगे। m1 प्लस m2 तो रहेगा, ज़्यादा कुछ रटने वाली चीज़ मैथ में नहीं यार, 1-2 बार अगर कर लेते हैं ना तो एकदम मस्त से याद हो जाता है। अब तो विभाजन हो गया, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य बिंदु। विभाजन हो गया ना, अब हम लोग बात करते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या फार्मूला होता है, सारे फार्मूला हम आपको आज दिखा ही देते हैं। आप बोल रहे थे सर करा दीजिए, तो करा ही देते हैं। ये देखिए मध्य बिंदु का सब हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी।
अब किसी को P बिंदु पर, ये मध्य बिंदु मतलब P मान लीजिए, ये होगा हमारा मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच, मध्य बिंदु। अब देखिए ये हो जाएगा x1 कामा y1, ये हो जाएगा x2 कामा y2, और ये वाला क्या हो जाएगा x कामा y, ये हो गया। सही है। अब हम लोग देखेंगे मध्य बिंदु मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर बच्चों हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2/2, और कामा y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। यही मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, यही होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। सही है, सीख पा रहे हैं सारी चीजें ना। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, x बराबर x1, मध्य बिंदु ही पता चल रहा है, मध्य मध्य मतलब बीचों बीच वाला। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर x1 x2, ये हो गया ये y1 रहा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, अपना अगला टॉपिक। एक इसमें पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सूत्र बहुत बार पूछा गया है, संरेखा है तब भी, या फिर ऐसे ही सूत्र पूछा जाता है, तो हम लोग इसका भी सूत्र को लिख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम चाहते हैं त्रिभुज एक छोटा सा यहाँ बना दें, आइए बना देते हैं। ये त्रिभुज बना दिए, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, यहाँ लिख देते हैं x1 y1, यहाँ लिख देते हैं x2 y2, यहाँ लिख देते हैं x3 y3। सही है ना। ये देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सिंपल वे में। 1/2 x1 आगे y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आता है x2 आता है, फिर क्या करेंगे x2 जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू करेंगे, y3 माइनस y1 प्लस x2 के बाद x3 आएगा, अब जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा ये, बस यही होता है। बिल्कुल ये होता है त्रिभुज का क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। इस फार्मूला को आप जितना चाहे उतनी बार लिख लीजिए और जितनी बार चाहे उतना बार इसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ये फार्मूला बच्चों बहुत बार पूछा गया है, इस फार्मूले पर क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। आप इस जल्दी से इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा और संरेख बोलेगा ना, यहाँ पे संरेख है तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, इसके बराबर में क्या कर देंगे 0। जब संरेख की बात करेगा 0 हो जाए, 0 आना चाहिए बस। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ से खत्म, बस यही ध्यान रखना है बस। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 से खत्म हुआ, फिर y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। संरेख बोलेगा तो 0, नहीं तो 0 नहीं लगाएंगे। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहें तो यदि चलिए यहाँ लिख देते हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। बस संरेख मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलें। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखें आगे चलते हैं, ये हम लोगों के यहाँ तक हो गया। देखिए समय कुछ भी लग जाए बच्चों कोई बात नहीं है, हम लोगों का समय जरूर लग जाएगा, मानते हैं हमारा 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा जितना हो जाएगा, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। टाइम लगना चाहिए लेकिन चीजें एकदम, क्योंकि टाइम आपका खराब नहीं हो रहा, आप बहुत सारी चीजें इसमें सीख रहे हैं। ठीक है ना, कंप्लीट वीडियो मैथ का, साथ बुक में भी सारी चीजें इधर उधर दिया, लेकिन हम बहुत सिस्टमेटिक वे से जहां जितना मिल सका है हम पूरा एकदम अच्छे से कराने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे, त्रिभुज का केंद्रक निकाल लेते हैं। एक तो फार्मूला और बचा हुआ है, त्रिभुज का केंद्रक, कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। त्रिभुज का केंद्रक,
अब देखिए त्रिभुज का केंद्रक, सबसे पहले हम लोग यहां बनाएंगे त्रिभुज। ये त्रिभुज बना लिए, यहां लिखते हैं ए, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे सी, यहां लिखेंगे x1 y1, यहां पे लिखेंगे x2 कामा y2 और यहां पर लिखेंगे x3 कामा y3। अब देखिए केंद्रक जो हो जाएगा x कामा y, ये बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा, इसके बाद क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाएगा, ये केंद्रक है y3/3। ठीक है ना। अब 2:1 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये बच्चों 2:1 में ही विभाजित करता है। किस अनुपात में? 2:1 पूछा जाता है, किस अनुपात में? 2:1। ठीक है ना। तो ये सारा केंद्रक बहुत जल्दी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमारा काम था लिखाना, हम सारे फार्मूले को निखारे, इसलिए हम इसको भी लिखा दिए। अब हम लोग बात करेंगे सीधे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सीधे हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज, इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी, इसको हम बोलेंगे सी। जब बच्चों ये कोण आपका होगा 90 डिग्री का, तो जब जो भी कोण लेते हैं उसके सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। कर्ण, लंब और आधार। तो यहां से एक प्रमेय निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ये है, क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रमेय पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा समझने वाली बात है, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं इसी समय। क्या समझने वाली बात है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोण आपको पूछा गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। बी समकोण है। क्या है? समकोण है। सी वाला पूछा गया। बच्चों जो कोण इसमें पूछा जाएगा उसके सामने हमेशा क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। ये कोण पूछा जाएगा तो ये लंब मानेंगे, ये पूछा जाएगा तो ये, जो भी कोण पूछेगा उसके सामने लंब मानेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हम लोग कर्ण मानेंगे। एक ठो जो बच जाएगा उसे हम क्या मानेंगे? आधार। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, कौन सा आधार। हमेशा जो कोण पूछा जाएगा उसके सामने लंब, जो सबसे बड़ी भुजा उसे कर्ण, उसे आधार। तो यहां हम इस पॉइंट को नोट करके लिख लेंगे, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। दूसरा पॉइंट, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है। तीसरा, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स रहता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ 3 पॉइंट। ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। एक तो जो बच जाएगा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। सही है। चलिए आगे चलते हैं। सीधे यहां से हम लोग अपने टॉपिक, ये सारी चीजें आप समझते हुए चल रहे होंगे। अगला लाल बट्टे कक्का, यल ए, ये लाल बट्टे, ये लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब यल मतलब क्या होता है? यल मतलब यहां पे है लंब। के मतलब यहां पे है, क्या है बताइएगा? कर्ण। ए मतलब यहां पे है आधार। क्या है? आधार।
लंबकोण आधार, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन थीटा, साइन मतलब लंब बटे कोण, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण। अब अगर हम बात करें कॉस थीटा, आधार बटे कोण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण। बात करें बच्चों हम टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा, तो जब साइन बराबर लंब बटे कोण तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कोण बटे लंब। कास का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कोण, तो सेक थीटा कोण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार। बहुत अच्छे से आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, टेन बराबर लंब बटे आधार, तो काट बराबर आधार बटे लंब, ये हो गया, सही है। एक फार्मूला हम लोग यहाँ से और लिखने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर कौन सा, ये बच्चों कुछ अपोजिट वाले फार्मूले होते हैं, जैसे कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, सही है। यहाँ से फिर हम बात करते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, फिर हम बात करते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, समझ रहे हैं ना, सेम सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ ये, अब साइन बराबर 1/कोसेक हो जाएगा, कॉस बराबर 1/सेक, कॉट बराबर 1/, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो साइन कॉस के पदों में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो ये इसमें पलट जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सही है। ये सारे कुछ फार्मूले बहुत, ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बार बार अभी यूज होते हैं, ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिए, बाकी चीज़ें तो सब पता ही होगी आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक इतना सारी चीज़ें हम लोग त्रिकोणमिति में देखिए पढ़ चुके हैं। ये त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले हैं जो कि हर बच्चे को आना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और यहाँ से भी हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ हम लोग और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, आइए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं साइन 90 - थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, फिर अगर हम बात करें कॉस 90 - थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, अगर हम बात करें टेन के रूप में टेन 90 - थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, अगर हम बात करें कॉट 90 - थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा, सब वही चीज़ें हैं बस अपोजिट हो जा रही है। हम बात करें सेक 90 - थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, अगर हम बात करें कोसेक 90 - थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। देखिए अब बच्चों ये तो सारी चीजें एकदम आसान सी थी। साइन 90 - थीटा कॉस, कॉस मतलब साइन, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा टेन, सेक 90 - कोसेक, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा। तीन सर्वसमिका की बात की जाती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वसमिका, तीन सर्वसमिका की बात की जाती है, तो पहला सर्वसमिका हर बच्चे को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाता है, सही है। अब देखिए यहाँ से दो फार्मूले बन सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो कॉस उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस, और कॉस बराबर पूछेगा साइन उधर तो 1 माइनस ये। लेकिन यहाँ से एक सर्वसमिका और बात करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सर्वसमिका की बात और करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन सर्वसमिका आपकी पूछी जाती है, ठीक है।
चलिए, ये सारे फार्मूला हम लोग किसका देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के इससे ज्यादा फार्मूला नहीं होते, इतने ही बस फार्मूले हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं बहुत सारे त्रिकोणमिति में फार्मूला है, कुछ नहीं। अब त्रिकोणमिति जो कुछ पढ़ने वाला था ना, जो हम लोगों को समझ था, अब सब 11 में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, हम लोग 11 में पढ़ेंगे, 10 में इतना ही है, जितना 10 में था उतना हम पढ़ा दिए। बाकी जो बच्चे 11 मैथ लेंगे उनको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और जो नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, वो अपना जो भी सब्जेक्ट लेंगे अपना पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, अब ये हमारा क्या खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे फार्मूले खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने वृत्त में, और इसके बाद वृत्त के स्पर्श रेखाएं, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, फिर खत्म हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट की वीडियो और बची है, इसके बाद हम लोग सारे फार्मूले को पढ़ चुके होंगे। चले सीधे हम लोग आते हैं वृत्त पर, सीधे हम लोग आते हैं वृत्त पे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी, आप लास्ट तक देखिएगा, सच में आपको मतलब लगेगा कि हाँ इस वीडियो में बहुत मेहनत की गई है, मतलब ये सारी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। और इस फार्मूले को ना, ये ऐसा नहीं 10 में काम करेगा, हमेशा आपको काम करेगा। ठीक है ना, इसको लिख के रख लीजिएगा कहीं अच्छे से, और अभी तो रिवीजन कर ही लीजिएगा इस फार्मूले को। देखिए, अब ये हम बात करते हैं वृत्त की। एक हम यहाँ बनाते हैं वृत्त, छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r, और ये जो पूरा है इसकी क्या कहलाएगी, ये पूरा कहलाएगी व्यास। त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ये फार्मूला होता है। आप इसको चाहें तो छोटा सा फार्मूला आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए प्रमेय 10.2 आप कर लीजिएगा, ये प्रमेय भी महत्वपूर्ण है। प्रमेय 10.2 ये महत्वपूर्ण है। उस प्रमेय में क्या है समझिएगा, उस प्रमेय में है एक ऐसे दिया है वृत्त, वृत्त दिया है, ये इसका केंद्र O है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या दिया है, P बोला है, ये बिंदु एक यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से भी इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों PA इसका रूल क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, ये इसका नियम है। आप इसको प्रमेय को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, हम लोग इसको क्लास में कर चुके थे, आप सभी बच्चे जो नहीं किए उसको कर लीजिएगा। प्रमेय ये हम रूल बता दिए, ये PA बराबर PB, ये पूछा गया है, 2-3 बार सेट में आया हुआ है। अब देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अगला टॉपिक वृत्त हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मान के चलिए इसमें भी एक हम वृत्त की बात कर लेते हैं, ये इसमें हम वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र O है, ये त्रिज्या R। तो हम बात करते हैं तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बटे व्यास, ये हो गया, सही है। अब इसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ यहाँ से हम फार्मूला आपको दिखा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ये सब फार्मूले छोटे छोटे बच्चों हो जाता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो जाता है, 2 इंटू पाई होता है कि 2 इंटू r होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार। 2 इंटू 2 पाई, r नहीं होता है, 2 पाई होता है। चीज़ें यार थोड़ा सा क्या होता है ना, सारी चीज़ें कुछ समय दिमाग में, तो अभी थोड़ा सा आधा दिमाग तो हल्का नींद में है क्योंकि 4 बज रहे हैं इस समय। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग वृत्त में बस इतना ही फार्मूला है बच्चों, 3 ही फार्मूला है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, ये होता है। क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, परिधि 2 पाई r, और व्यास कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब हम लोग बात करें इसमें तो अर्धवृत्त का। अब देखिए अर्धवृत्त मतलब क्या हो जाता है, जैसे वो वृत्त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब लिख लेंगे यहाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे 2। ठीक है ना। अब चतुर्थांश
चतुर्थांश मतलब 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। 1/3 कर देंगे तो 3, बस यही अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ जा रहा है, एक मच्छर आ गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 और चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जितना करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये एक है वृत्त, ये है, अब मान लीजिए ये अर्धवृत्त हम आधा कर दिए, फिर इसके बाद 1/3 कर दिए, ये इसका 1/4 पूछेगा इतने भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो ये क्या हो जाएगा बटे 4, 1 भाग 3 भाग 4 भाग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं त्रिज्य खंड के बारे में। त्रिज्य खंड ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। त्रिज्य खंड क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड में देखिएगा, ये हम बनाते हैं एक वृत्त, सबसे पहले ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक त्रिज्य खंड हम काट लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा आर, सही है। अब ये आपका जीवा। अब देखिए जो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्य खंड। और जो बाहर वाला हो जाएगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। बाहर वाला क्या बोला जाएगा, बाहर वाला बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड, और जो अंदर वाला होगा ये छोटा वाला, इसे क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड। अब देखिए दोनों के क्षेत्रफल की बात की जाती है, तो जब हम बात करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका फार्मूला शायद होता है, चलिए इसको भी बताते हैं। ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये लघु वाला ध्यान रखिए, ये लिख लीजिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हो जाता है थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर तो डायरेक्ट सवाल आपके पूछेगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए जब कभी अगर दीर्घ का निकालना होता है ना, दीर्घ वृत्तखंड की त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। दीर्घ वृत्त का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये पूरा फार्मूला, इसको आप घटा जोड़ लेंगे जो भी होगा, तो हमारा ये इसमें आ जाएगा दीर्घ का। डायरेक्ट आपको याद नहीं करना है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी परिधि की, क्या बात करें परिधि की, तो थीटा बटे 360 गुणते 2 पाई आर, ये इसकी क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है त्रिज्य खंड का ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें फार्मूला था, समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें कर लिया जाएगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देखने के बाद फिर हम लोग सांख्यिकी पहुंच जाएंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा। लगभग बच्चों 10 मिनट का और वीडियो बचा हुआ है, बस 10 मिनट तक बचा है। 10 मिनट आप एकदम अच्छे से देख लेंगे, इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट, 10 मिनट से कम ही लगेगा, बस वृत्तीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा है, और इसके बाद फिर सांख्यिकी बचा है। आइए हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जितना और बचा हुआ है। चलें, तो आइए हम लोग एक चीज यार और देखना था उसमें, चले यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, देखिए कुछ छोड़ेंगे नहीं हम, भले समय कितना भी लग जाए, हम लोग पूरा डिटेल से करेंगे। अब जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। ये तो बात करते हैं त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार और गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है ना।
अब देखिए समबाहु त्रिभुज की जैसे बात करता है, समबाहु त्रिभुज का ये हो जाएगा आपका समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो, ये सब बाहु वाले सब राक्षस हैं, सब जिनकी बाहु बड़ी हो। तो ये यहाँ लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए इसको भी, ये हो गया। ठीक है, इतना ही बचा था बस, और सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। इतना 2 चीज़ें और बची थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसे बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नोट कर लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, चैप्टर नंबर 13। देखिए यहाँ पहुँचा है हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम लोग इसमें घन की बात करेंगे, फिर हम लोग घनाभ की बात करेंगे। तो एक छोटा सा हम लोग घन बना लेते हैं, घर नहीं घन। ये यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये ऐसे। आप भी बना लेंगे मेरे साथ। ये हम लोग क्या बना लिए, घन। तो घन का देखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। फिर बात करेंगे घन का आयतन। घन का आयतन होता है a³। ये 2 फार्मूले हो गए। ये बच्चों घन के 2 फार्मूले हो गए, जल्दी से नोट करिए मेरे साथ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, घन का आयतन a³। अब हम लोग बात करेंगे घन के बाद घनाभ। क्या बात करेंगे, घन के बाद घनाभ। सबसे पहले हम लोग बात किए थे घन की, यहाँ लिख लेंगे घन, सारी चीजें लिखते चलेंगे। अब लिखेंगे घनाभ। तो घनाभ कैसे बनेगा एक बार देख लीजिए। घनाभ ऐसे बनाएंगे, ये बन गया, ये। फिर इसके बाद ये ऐसे बना लेंगे, ये यहाँ से आधा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ से मिला देंगे, ये ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे। ये आपका जो सारा था ना, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था। लेकिन ये जो इसकी ऊंचाई h हो जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ये है आपका घनाभ। ठीक है, तो अब देखिए घनाभ का लिख लेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए बताइएगा। ये बच्चों फार्मूला होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। समझ पा रहे हैं ना, LB BH HL दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं घनाभ का आयतन। क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L गुणित B गुणित H। ये हो जाएगा LBH। ठीक है, ये होता है घनाभ का। अब हम लोग बात करने वाले हैं शंकु की। किसकी बात करेंगे, शंकु, जिसे हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। तो शंकु का हम लोग चित्र बना लेंगे एक बार। ये शंकु है, जो कि आप बर्थडे वाली टोपी, बर्थडे कैप, ये होता है शंकु। ये यहाँ से यहाँ तक R, ये R हो जाएगा। ये हाइट H, ये इसको बच्चे बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसे हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। ये L, H हाइट, त्रिज्या R। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम बोलते हैं L बराबर √H² प्लस R स्क्वायर। ये होता है। अब हम बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/L। क्या हो जाएगा, πr/L। ये हो जाता है πr/L। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर है ना, तो कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यल प्लस आर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये फार्मूला होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत महत्वपूर्ण है, शंकु का आयतन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब शंकु हमारा खत्म हो गया, इतना ही शंकु था। अब शंकु के बाद हम लोग बात करने वाले हैं बेलन की। किसकी बात, सिलेंडर, बेलन की। बेलन पता है ना सबको, मार तो जरूर खाए होंगे। चलिए, तो बेलन ये है, बेलन आ गया हम लोगों का। बेलन जब बात आती है तो कुछ चीज़ें याद आती हैं, अब आपसे नहीं बताएंगे क्या, लेकिन आप भी समझ रहे होंगे। ये देखिए बेलन यहाँ से, ये आपकी आर हो गया, ये भी यहाँ से क्या हो गया, आर हो गया, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। अब बेलन की त्रिज्या की हम बात करते हैं। तो बेलन का पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लें 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर। क्या बचेगा, एच प्लस आर। ये हो जाएगा। अब बच्चों बेलन का आयतन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट इस पे सब सूत्र आते हैं, जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना, डायरेक्ट इस पे फार्मूले पर सूत्र आते हैं, मतलब सूत्र पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पर कुछ नहीं करना पड़ता। जो जितना फार्मूले लिखवा रहे हैं सब लिखते चले जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बेलन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं छिन्नक, इसके बाद गोले पर, फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे सांख्यिकी पर। बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट की वीडियो और बची है, इसके बाद हम लोगों को कंप्लीट, 1.5 घंटे के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं छिन्नक की। देखिए सब चीज़ें हम चाहते तो हम कह देते कि नहीं बस हो गया, इतना ही रखते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, हमको पूरा कंप्लीट आज कराना है। कितना भी समय लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप भी एकदम अच्छे से पूरा देख लेंगे। तो चलिए हम लोग छिन्नक की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर ऐसे ले लेते हैं, इधर हम इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसा भी बनेगा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छिन्नक है, जैसे वो कुप्पी नहीं होती है, देखे होंगे ना आप, वही कुप्पी जैसा होता है ये, जिसमें तेल और पहले भरा जाता था, पता नहीं है कि नहीं। सब चीज़ें यार ख़त्म होती जा रही है। ये R1, ये R2, ये H और ये सिलेंडर हाइट यल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें छिन्नक में क्या, यहाँ ये जो सिलेंडर हाइट यल बराबर क्या हो जाएगा, ये नोट करिएगा इस फार्मूले को, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू यल। फिर इसके बाद बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 यल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं छिन्नक का आयतन। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई H, ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 नहीं R1 इंटू R2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया फार्मूला, ये छिन्नक का फार्मूला होता है। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये तिर्यक ऊंचाई का होता है, ये आपका आयतन का होता है। अब हम लोग इसी समय बात कर लेते हैं बच्चों गोले की। किसकी बात कर लेते हैं, गोले की। बस गोला और अर्धगोला बचा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचा है इसमें। अब हम लोग जब गोले की बात करते हैं तो गोला मतलब ऐसे, ये वृत्त अलग था, गोला अलग है।
वृत्त आपकी चूड़ी होती है, लेकिन जो गोला होता है वो आपका गेंद होता है, वॉलीबॉल, ठीक है ना। तो गोला और वृत्त में अंतर है, हमारे सर पूछे थे एक बार, इसके लिए हम मार खा चुके हैं इसलिए हम नहीं भूलता। आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोला कैसा बनता है, अर्धगोला ऐसा बनता है, ये ऐसे गोला आधा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ये। तो इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर एक गोला भी होगा, ये ऐसे, ये तो ये ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके अगर हम आयतन की बात करें, आयतन, तो आयतन क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। खत्म, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस 5 मिनट से भी कम लगेगा, मान लीजिए 5 मिनट, और इसके बाद हम लोग सांख्यिकी की बात कर लेते हैं, फिर हम लोगों को खत्म हो जाएगा। आइए जल्दी से हम लोग सांख्यिकी की बात कर लेते हैं ताकि 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। 1.5 घंटा हम सोचे भी थे, 1.5 घंटे में हो भी जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ एक पहला फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये पहला फार्मूला होता है, ठीक है। ये पहला फार्मूला होता है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। आप जिस दिन पेपर जब दे के आएंगे किस तारीख को, आप देखिएगा कितने फार्मूले यहाँ से आपके यूज में आए, सारे फार्मूले पहला। इसके बाद देखेंगे इसमें कुछ विधियां होती हैं। नंबर 1 बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि, इसको निकालने की 3 विधियां होती है, जिससे हम बोलेंगे यक्स बार बराबर समेसन ऑफ यक्स एफ एक्स समेसन ऑफ एफ, ये होता है। दूसरा कल्पित माध्य विधि, ये हो जाएगा यक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ डी अपान समेसन ऑफ एफ, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा होता है हमारा, ठीक है, वर्ग विचलन विधि। अब कल्पित माध्य मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है बच्चों कल्पित माध्य, ठीक है ना। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ए, ये जो डी है इसका मतलब क्या है, यक्स माइनस ए। अब तीसरा हम लोगों का जो नियम है वो है वर्ग विचलन विधि, वर्ग विचलन विधि, वर्ग विचलन विधि। ये फार्मूला यक्स बार बराबर ए प्लस एफ यू बटे क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ इंटू एच, ये हो जाएगा, ठीक है। अब u बराबर क्या हो जाता है, u बराबर डी अपान एच, ये होता है। डी क्या है, ये आप निकाल चुके हैं, यक्स माइनस ए होगा ये आपका, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब देखिए 2 चीज़ें और है बस, चौथा बस 1 मिनट का और बचा है। चौथा बच्चों है माध्यिका बराबर, माध्यिका का फार्मूला होता है जिसे हम यम बोलते हैं, यल प्लस एन बाई 2, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब इसके बाद बहुलक लास्ट है, ये बहुलक, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। कल सारी चीज़ें हम लोग बता चुके थे कि यहाँ पर यच क्या है, यल क्या है। यल हम बताए थे कि बच्चों यल होता है आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो यल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता,
और जो F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और जो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और जो H होता है वर्गमाप होता है, मतलब अंतिम से पहले वाले को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें था, इतना ही बच्चों फार्मूला था। उम्मीद है आप सभी को ये फार्मूले बहुत अच्छे लगे होंगे, और शायद ही कि अभी कोई इस तरीके से पूरा फार्मूला कराया होगा, आप लोग बोले हम करा दिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए बच्चों, सारे फार्मूला नोट कर लीजिए। जब आप किसी चैप्टर को लगाने लगिए, अपने सामने सारे फार्मूलों को आप चाहें तो उसको निकलवा भी सकते हैं, आपके पास सुविधा है, और नहीं तो अपने हाथों से लिख लीजिए। हम आपके सामने 1-1.5 घंटे में सारा लिख दिए हैं, हम तो समझा भी रहे थे। अगर आप अपने से लिखेंगे तो आसानी से आप 1 घंटे के अंदर ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा अगर मेहनत अच्छी लग रही है कि सर थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो भी आपके दोस्त हैं, हो सकता है आपका भी एहसान माने कि आपने उनका कुछ भला किया था, तो आप उन तक प्लीज इसको शेयर कर दिया करिए। ठीक है ना, ताकि 200-400-500 बच्चे कम से कम देख पाए। जितने आप लोग हैं उतने लोग तो कम से कम वीडियो को देख लिया करिए। और इसके बाद अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि यार सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो अब कर लीजिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको हम बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे अच्छे, जितना ज़्यादा चीज़ बढ़ती जाएंगी ना, थोड़ा जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, तो हमारे पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो हम और भी मेहनत करने के लिए आगे हम, ताकि हमें मोटिवेशन और मनोबल मिलता रहे कि नहीं बच्चे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा और उनके साथ मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे ही, और उसके बाद 1 घंटे की वीडियो और बनाएंगे, जिसमें कि जितने सब्जेक्टिव, जैसे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, 2 चर वाले समीकरण, जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। जितने भी 6 नंबर ऊंचाई दूरी के जितने क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के जितने क्वेश्चन। अब जो हम 1 घंटे की जो वीडियो बनाएंगे बच्चों, उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सब बहुत 6 नंबर वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें रहेंगे। जब आप करेंगे देखिएगा, जो आपके रहते हैं आयत की लंबाई इतना बढ़ा दिया जाए, अंश में इतना जोड़ दिया जाए, हर में इतना घटा दिया जाए, उस टाइप के क्वेश्चन हम सब करा देंगे। रेलगाड़ी और नाव, धारा, चाल, ये सब कुछ करा देंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ऊंचाई दूरी और ये जो विचलन विधि और कल्पित प्रत्यक्ष विधि, वर्ग विचलन, ये सब हम लोग करेंगे एक वीडियो में। 1 घंटे की वीडियो वो वाली होगी, और आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो ऑब्जेक्टिव के जो 20 क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो हम आज और अपलोड कर देंगे इसके बाद। इस तरीके से बाकी और भी जो आपको चाहिए, जैसा जो टॉपिक आप कमजोर हो आप पर बताइएगा, मैसेज करिएगा कमेंट में, तो उस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना देंगे। अभी हम लोगों के पास 1-2 दिन टाइम है। ऐसी मैथ आपको सच बता रहे हैं पढ़ा देंगे कि जब आप पेपर दे के आएंगे ना, तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग तो आएंगे उस दिन, देखिए कहीं रिव्यू करने, फिर आप खुद ही बताएंगे। ठीक है, फिर उस दिन आप खुद ही यार कमेंट करते हैं जैसा पेपर जाएगा, तो आप देखिएगा। फिर बस अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए, लिखने की कोशिश करिए, बार बार क्वेश्चन को लगाइए, फिर देखिए कोई दिक्कत, डरने की काम नहीं यार। जिनको मैथ बहुत कम आता होगा वो भी 40-50 नंबर आसानी से करके आएंगे। मैथ जैसे सब्जेक्ट में आप क्यों डरते हो भाई, मैथ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। मैथ हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग साइंस तो ऐसा पढ़ेंगे कि फिर देखिएगा, साइंस को तो बात ही मत करिए। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप सब अपना काम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप खुद चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके साथ मेहनत एकदम अच्छे से की जा रही है। आप लोग भी यार 10 दिन की बात है, 10 दिन मेहनत कर लीजिए। जब रिजल्ट आएगा सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी कि आपकी 10 दिन का मेहनत आपका पूरा लाइफ बदलने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना बहुत है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।